हेलो मेरे टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है RPF कांस्टेबल GK GS 2025 का नया सेशन से स्टार्ट है साथी। आज का कैप्सूल क्लास 17 है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं साथी, ठीक है। और इस क्लास को पूरा अटेंड करना है, स्किप नहीं करना साथी, ठीक है। क्योंकि एक जो कैप्सूल क्लास है एक दवाई का कार्य करेगा, ठीक है। और इस दवाई को पूरा खाना आप लोग को पता है मित्रों, क्या पता आप लोग को पता है ना। हमने किरण की बुक से, किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो किरण पब्लिकेशन की बुक होती है स्पेशल RPF कांस्टेबल यानी स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई जाती है, स्पेशल किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती है, ठीक है। इस बुक से हमने पूरे 41 PYQ सेट पूरे 88 पार्ट में कवर किया है। और ये सारी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। RPF कांस्टेबल GK GS PYQ सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी मित्र, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो को देख लेना मित्र, ठीक है। जो पूछते हैं सभी लोग ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, किस किस टॉपिक से पूछते हैं साथी, उस सारी वीडियो में ना आप लोग को एकदम बढ़िया डिटेल के साथ आप लोग को बताए हैं साथी, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। तो ध्यान से उस वीडियो को पूरा हल कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी उसमें ना 50 प्रैक्टिस सेट भी ऐड है, उसको भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी इस कैप्सूल क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, एक कैप्सूल क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। तो बाकी हम चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारे मित्र भाई लोग बहन लोग चैनल पर नए अभी तक और चैनल से मुझसे जुड़े नहीं हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है ना सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से देखते हैं और उत्तर देने का प्रयास आप लोग सभी साथी करेंगे हमारे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न को पढ़िए। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर है, बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र, क्या होगा पता है ना आप लोग को, विनायक दामोदर सावरकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर है दूसरा प्रश्न है क्या साथी, दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है पानीपत की जो प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, यही आप लोग को बता रहा है। तो सभी साथी हमारे बताने का प्रयास कीजिए कि बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर अकबर तथा हेमू अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो प्रिय साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा पता क्या होगा, बाबर तथा लोधी साम्राज्य आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, थर्ड नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, पारस सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र लोग। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा पता है, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा थी, आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर, ठीक है। तो आज का फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है मित्रों, फोर्थ नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा। महानदी का डेल्टाई क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, राजस्थान की सूखी सतह या भूभाग बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय की पथरीली सतह, ठीक है।
तो 4 ऑप्शन आपको पढ़ लेना, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए। और कोई भी हमारा साथी ना तुक्का का प्रयोग करते ही नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है इस एग्जाम में -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है साथी, ठीक है। जिस भी एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ साथी ना, जिसमें निगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो उसमें तुक्का तो कतई मत मानना आप लोग, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए तो मित्र, ठीक है। तो बता दी इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, पता है महानदी का डेल्टा ये क्षेत्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर है कौन सा, आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर साथी, ठीक है। 5th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, 5th नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक चुका हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक चुका हुआ है। तो सभी साथी बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अरुण होगा, पृथ्वी होगा, वरुण होगा, अरुण होगा, पृथ्वी होगा, वरुण होगा और बृहस्पति होगा। तो साथियों बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक चुका होगा, ठीक है। तो साथी बताएंगे इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा मित्र ना बता देना, अरुण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आंसर नंबर ए वाला क्या होगा, आंसर नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अरुण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर है आज का प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथियों। आज का 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है कि बोला है तटीय क्षेत्र के निकट के कारण, तटीय क्षेत्र के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तटीय क्षेत्र के निकट के कारण दिन के समय भूमि का जो तापमान होता है वह कम हो जाता है। तो समुद्र समीर, थल तथा समुद्र समीर दोनों तटों पर कम आबादी के कारण थल समीर। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि तटीय क्षेत्र के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो मित्र इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा क्या होगा पता है ना, थल तथा समुद्र समीर दोनों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या मित्र, क्या बोला 7 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। क्या हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। इस्लामाबाद है, वाशिंगटन डीसी है, बर्लिन है, मैड्रिड है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हमारा है जो पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा, वाशिंगटन डीसी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर साथी, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्रों, 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 8 नंबर प्रश्न क्या आप लोग के लिए बोला है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए आप लोग, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है क्लास साथी, ठीक है। तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का जो अंतर होता है वह कितना होता है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का जो अंतर होता है वह कितना होता है। 10 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, या 4 मिनट होता है, या 14 मिनट होता है, या 30 मिनट होता है। तो साथियों आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का जो अंतर होता है वो कितना होता है ना, बता दें मित्र ना कितना होता है आप लोग के लिए, कितना होगा। तो आप लोग राइट टिक को मारेंगे क्या, 4 मिनट को, किसको मारेंगे 4 मिनट को, 4 मिनट आप लोग का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 4 मिनट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर हमारा 9th नंबर है। 9th नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 9th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, ठीक है। तो आज का 9th नंबर प्रश्न जो हमारा है आप लोग के लिए बोला है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए। सूत्रकणिका होगा, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है, और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो साथियों आंसर देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा क्या, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है हमारा 10th नंबर साथी, ठीक है। तो 10th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। आज का 10वां प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि
निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जो होता है ना जनक, उसे जनक माना जाता है मित्र? किसे? डार्विन को, अरस्तु को, एडवर्ड जेनर को, हेकेल को। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा मित्र ना, इसका ऑप्शन जो आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? अरस्तु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या होगा? अरस्तु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए, अरस्तु इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जा सकता है। ठीक है, और सारे प्रश्नों को ना अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे खोजने पे साथी। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ ना, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में समय साथी। ठीक है, तो बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न कौन सा मित्र लोग? हमारा आज का प्रश्न नंबर है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है, इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, फिर उत्तर देने का प्रयास करते हैं मित्र। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आज के 11 बोला है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं की अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा हमारी है जो आनुवंशिकता तथा विविधताओं की अध्ययन से संबंधित है? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। आनुवंशिकी, कीट विज्ञान, क्या हमारा पहला आंसर आप लोग का क्या है? आनुवंशिकी, कीट विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, तो बता दें मित्र ना, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है? आनुवंशिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुकी है आप लोग। अब बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है हमारा 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र? 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 12 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए कि गल ग्रंथि है, ग्रसनी है, अकल की दाढ़ है, थाइमस ग्रंथि है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पता है? गल ग्रंथि आप लोग का राइट आंसर हो जाए। क्या होगा? गल ग्रंथि। ठीक है, तो क्या होगा? गल ग्रंथि आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। गल ग्रंथि आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या हुआ? हमारा प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है साथी, कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो साथी, इस प्रश्न का आंसर देने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यकृत होगा पहला आंसर, यकृत होगा। दूसरा गुर्दा है, तीसरा तिल्ली है, चौथा पित्ताशय है। तो मित्रों कि बताने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या क्या पता है? यकृत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, यकृत। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, तो सभी सारे साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 14 नंबर, यानी आप लोग का 14 प्रश्न में। तो 14 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आज के 14 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए? ठीक है, और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के 14 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से अंसुलिन का रिसाव होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से अंसुलिन का रिसाव होता है? तो मित्रों, बीटा कोशिका है, अल्फा कोशिका है, गामा कोशिका है और तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से अंसुलिन का रिसाव होता है? तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बीटा कोशिका। क्या होगा? बीटा कोशिका। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बीटा कोशिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीटा कोशिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। ठीक है, बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर हमारा है 15 नंबर। ठीक है, तो 15 प्रश्न को पढ़िए। 15 प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि उत्तर क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 15 है, बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है मित्र, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, बैंक ऑफ संघाई। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर देने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। हमने क्या कहा? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बैंक ऑफ इंडिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 16। ये आप लोग का 16 प्रश्न मित्र। क्या 16 प्रश्न आप लोग कितना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग और उत्तर देने का सभी साथी हमारे प्रयास कीजिए। कि बोला है प्रश्न नंबर 16 कि जब एक बस अचानक से चलती है, अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना एक उदाहरण है। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना एक उदाहरण है। तो ये घटना एक उदाहरण है। क्या गति का जड़त्व है, या स्थिरता का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा? मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र। ना बता देना, स्थिरता का जड़त्व आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मित्र आप लोग का बी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक साथियों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 17 नंबर है। 17 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए? कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कितना जबरदस्त है प्रश्न। तो ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर 17 बोला है कि निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? हमारा नदियों से प्रश्न पूछा साथी। ठीक है, और जो प्रश्न पूछा कि निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है साथी ना, ये प्रश्न नदियों से पूछा है। ये सब जो टॉपिकों होती है ना, इन टॉपिकों को ना हमने PYQ में बहुत अच्छे से क्लियर किया मित्र। ठीक है, हर एक वीडियो आप लोग को बड़े अच्छे से बताया साथी। ठीक है, और उस वीडियो को ना जरूर देखना, क्योंकि वही वीडियो आप लोग के लिए मेन है मित्र। ठीक है, और एक ये वीडियो भी आप लोग के मेन है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बेस पे मेन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है साथी। ठीक है, आप लोग को पता है एग्जाम के बारे में सब कुछ साथियों लास्ट में बताएंगे साथी। ठीक है, तो बाकी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? हमारी है मानस है, गंडकी है, तुंगभद्रा है, व्यास है। मानस, गंडकी, तुंगभद्रा, व्यास है। तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा मित्र ना बता दें। इस 17वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है ना? क्या होगा? गंडकी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गंडकी। क्या होगा मित्रों? गंडकी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाए साथी। ठीक है, बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 80 नंबर, यानी आप लोग का 18 प्रश्न है मित्र। ठीक है, 18 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कीजिए, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए, फिर ऑप्शन को देखिए। ठीक है, तो प्रश्न 18 बोला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे साथियों। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? ठीक है, सभी हमारे साथी कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, तो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस का होगा मित्र हमारा। क्या होगा? इसका जो ऑप्शन होगा साथी ना, ऑप्शन दिया आप लोग के लिए, तो ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए। उत्तर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा, मेलवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो साथियों इन 4 ऑप्शन में आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? जो हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो को ना, सभी साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कि प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या होगा पता है मित्र ना? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। यानी आपका आंसर नंबर बी वाला वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाए साथी। बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए आप लोग। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 19वां साथी। तो 19वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आज का 19 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो बोला 19 प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है?
ठीक है, जो संचय क्षमता होती है वह अधिक है, ठीक है, वो अधिक है। तो गीगाबाइट की है, टेराबाइट की है, मेगाबाइट की है, किलोबाइट की है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है। सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक है तो बताएंगे सभी साथी हमारा टेराबाइट की सबसे अधिक है। किसका? टेराबाइट का। किसका अधिक है मित्रों? टेराबाइट का आप लोग का अधिक है मित्र। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग, ठीक है। तो टेराबाइट आप लोग का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? बी वाला, ठीक है मित्र। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर हमारा 20वां है। तो 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 20वां प्रश्न हमारा मित्र क्या बोला है, ठीक है। तो आज का 20वां प्रश्न बोला आप लोग के लिए क्या हमारा है कि किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये साथी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इन प्रश्नों को रट लेना आप लोग, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। बाकी ये प्रश्न क्या बोला है कि किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग है पहला आंसर, नीति आयोग। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। तीसरा ऑप्शन आप लोग का क्या हमारा है कि भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। और चौथा ऑप्शन आप लोग का है 2 या 3 दोनों। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर जो आप लोग का होगा मित्र ना, बता देना राइट आंसर आप लोग का यही वाला हो जाएगा। क्या होगा? 2 और 3। 2 या 3 मतलब क्या होगा पता है ना? 2 और 3 मतलब होगा इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और क्या हमारा भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। आप लोग का दोनों ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है हमारा 21 नंबर साथी, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 21 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साथी, ठीक है। कि सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का है। किसका है? बेकिंग सोडा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा, कपड़े धोने के पाउडर, प्लास्टर और उड़ान राख। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र कि सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या होगा? बेकिंग सोडा। नाम तो सुने होंगे ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बेकिंग सोडा। तो बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर हमारा 22 है। तो मित्रों 22 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। आज का 22 प्रश्न क्या बोला, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, तो एग्जाम आपको पक्का हल्के मिलेगा। आप लोग को पता है ना, आरपीएफ कांस्टेबल में नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, 10th बेस के लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना भी लो नहीं पूछा जाता कि आप कर ही लेंगे पूरा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल प्रश्न भी होते हैं साथी, ठीक है। वैसे नहीं वर्दी मिलती, आप लोगों को पता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो आज का हमारा 22 प्रश्न बोला है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। क्या होगा? कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर क्या होगा पता है ना, आपका आंसर नंबर हो जाएगा क्या? कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। क्या होगा? पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर है 23 नंबर, ठीक है। तो साथियों इस 23 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 23 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि बोला है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया हमारी है जो सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो नाभिकीय विलयन है आप लोग का, नाभिकीय विखंडन है, यानी आप लोग का नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक अभिक्रिया है और विसरण अभिक्रिया। तो साथ ही प्रयास कीजिए उत्तर देने का। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा मित्र क्या होगा पता है? नाभिकीय विलयन, ठीक है। नाभिकीय विलयन है आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो नाभिकीय विलयन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है।
तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी चलते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट प्रश्न की। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 24 है आप लोग का 24 प्रश्न मित्र। 24 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 24 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो बोला है वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों बताने का प्रयास कीजिए उत्तर। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण है, वृक्षों को काटना, वृक्षों का आनुवंशिक परिवर्तन, खेती में बढ़ोतरी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी हमारे साथी। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है। अब प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र, इतनी बातों को ध्यान रखना मेरी। तो बाकी इस प्रश्न का उत्तर देने का सभी साथी हमारे कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र, बता देना। वृक्षारोपण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वृक्षारोपण यानी वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वृक्षारोपण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुकी है आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर है हमारा है 25 नंबर, ठीक है। तो 25वें प्रश्न को पढ़िए साथ ही। आज का हमारा अंतिम प्रश्न 25वां, ठीक है। इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को कमेंट में बताना पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं, और आप दिल से बताना मित्र कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी है, ठीक है। बाकी 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो जो नमकीन पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है मित्र। क्या लवण मृदा, दुभिद, मृतजीवी, आत्पौदिभद्य, मारुदिभद्य। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, लवण मृदुदुभद्य, ठीक है। मृदुदुभद्य आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका पहला वाला, ठीक है। तो मित्र लोग हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली डिटेल से आप लोग को बता दिया। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। बाकी जो आप लोग से मैंने अभी बताया था कि आप लोग को लास्ट में एंड में बताएंगे वीडियो के मित्रों की आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों का कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम कब होने वाला है। आप लोग को पता था कि 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला था, ठीक है। 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला था आरपीएफ कांस्टेबल का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग को पता है कि जो रेलवे का नोटिफिकेशन आता है, जो ऑप्शनल नोटिफिकेशन आता है मित्र ना, वो 2 हफ्ते पहले ही आ जाता है। क्या होता है, 2 हफ्ते पहले ही आ जाता है ऑप्शनल नोटिफिकेशन की एग्जाम कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला मित्र, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि 8 जनवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला था, एग्जाम हुआ नहीं मित्र, ठीक है। अब क्या होगा आप लोग का, या आपका 27 जनवरी यानी आप लोग के क्या जनवरी के लास्ट में, जनवरी के एंड में आप लोग का एग्जाम हो सकता है, या आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि फरवरी में एग्जाम तो होगा नहीं, फरवरी में आप लोग का एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि फरवरी में पता है 4 फरवरी से आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम मित्र, ठीक है। तो फरवरी में एग्जाम होगा नहीं, तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा। आप लोग के पास समय मिल गया, 1 महीने का आप लोग को टोटल आप लोग को समय मिल गया मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। बस इस वीडियो में आप लोग को इतना ही, कुछ बहुत कुछ तो साथ है, ठीक है। आज का कैप्सूल क्लास 17 था, ठीक है। हम जल्द 18 कैप्सूल क्लास से मिलेंगे था, ठीक है। ये जो कैप्सूल क्लास है एक दवाई का कार्य करेगा। इन कैप्सूल क्लास को पूरा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो स्किप मत करना वीडियो को मित्र, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ पे ऐड करते हैं मित्र, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।